जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 18 है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को। व्हाट इज़ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। अच्छा, कल के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पढ़ा था, जैसा कि तो उसके अंदर जो है वो बार बार जिक्र हुआ था परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो ये आज हम ये देखेंगे कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको जो है वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहते क्यों है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम इसके अंदर जो है वो आज के लेक्चर के अंदर इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरफ से जो है वो एक गुजारिश करते चलें, वो ये कि जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं उस चैनल फातिक एकेडमी को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के तमाम लेक्चर जो है वो हमारे बाकायदगी से मिलते रहें। तो चलते हैं जी, हमारा लेक्चर जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ अ पर्सन इज होली और पार्शली कैरिड ऑन। वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से मुराद अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर आप बैठ कर अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर रन करते हैं या पार्शली रन करते हैं। तो वो प्लेस आपकी जो फिक्स्ड प्लेस है जहाँ से आपका बिजनेस रन किया जा रहा है उसको हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। साथ ही साथ इसके जो है वो कहता है कि वो तमाम जगह अब मतलब एंड इंक्लूड्स, और वो कहते हैं कि इसके अलावा जो है वो ये सारी जगह भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1, अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री और वर्कशॉप, premises of for soliciting order, warehouse, permanent sale exhibition or sales outlet other than a lion office except where the office engage in the negotiation of contract other than contract of purchase। अब वो कहता है कि कोई भी ऐसी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ठीक है, कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ वेयर हाउस या सेल्स एग्जीबिशन या सेल्स आउटलेट जहाँ पर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस में लगे हुए हैं, आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल को फुलफिल कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी जगह आपकी जो है वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगी। अदर देन लायन ऑफिस, अदर देन लायन ऑफिस से मुराद है कि ऐसी जगह जहाँ पर बैठ के आप किसी किस्म का सेल परचेज का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, मसलन कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स में जो है वो आपको कोई जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, बस बल्कि वो आपको वहां पर जस्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज जिसे आप कहते हैं। तो इस तरह के तमाम ऑफिस जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आएंगे। तो लायन ऑफिस से मुराद क्या होता है कि कॉल सेंटर, ठीक है, कि जहां पर बैठकर आप जो है वो लोगों की जो है वो रहनुमाई करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो उसके अलावा बाकी तमाम ऑफिसेज जहां पर आपकी कोई मैनेजमेंट बैठती है, आपकी कोई ब्रांच है, कोई आपका जो है वो सेल्स आउटलेट है, तो मतलब वो तमाम जगह जहां पर आप जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसको निगोशिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी जगह जो है वो क्या कहलाएगी? परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी। नंबर बी वो कहता है कि अ माइन, ऑयल, गैस वेल, केरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि तुम कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा जो है वो आपकी कोई माइन, गैस, जहाँ से आप जो है ऑयल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी किस्म की माइनिंग कर रहे हैं, या आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपकी जो है वो फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ से आपकी मतलब कोई आप प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी नर्सरी है वहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो इस तरह की तमाम जगह भी आपकी जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आएंगी जहाँ से आप कोई नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जगह भी आपकी जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगी। नंबर सी वो नंबर 3 वो कहता है कि बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफ सुपरवाइजरी एक्टिविटीज कनेक्टेड विद सच साइट और प्रोजेक्ट बट ओनली where such site project and is connected supervisory activities continues for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12 months period। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई बिल्डिंग, कोई असेंबली, कोई इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट जहाँ पर आपकी जो है वो सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ अगर कनेक्टेड है, या आप वहाँ पर जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ असेंबल कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको काम करते हुए कम अज़ कम 90 डेज़ या से ज़्यादा का दिन गुजर गए। अच्छा, ये 90 डेज़ कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और एग्रीगेट मतलब छोड़ छोड़ के भी हो सकते हैं, मतलब आप 1 महीना काम किया, फिर 1 महीना का गैप आ गया, फिर 1 महीना काम किया, तो इस तरह जो है वो अगर आप जो है वो कंटिन्यूस करते हैं तो भी, अगर कंटिन्यूस नहीं करते तो भी जो है वो अगर तो एग्रीगेट 90 डेज या इससे ज़्यादा के बन जाते हैं विद इन 12 मंथ्स, मतलब विद इन 1 ईयर,
तो वो प्लेस भी आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो शामिल कर ली जाएगी। तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में वो कहते हैं कि वो जगह भी शामिल होंगी जहाँ पर आप किसी किस्म की जो है वो कोई जो है वो मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई साइट है, कोई असम्बलिंग कर रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वो जगह भी आपकी जो है वो क्या आ जाएंगी, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो जाएंगी। नंबर 4 में कहते हैं कि द furnishing of services include consultancy services by any person through employees or other than personal engaged by the person for such purpose। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मसलन कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शामिल कर उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होंगी। अच्छा, वो जो सर्विसेज है वो आप खुद पर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बाय थ्रू एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी प्लेसेस जहाँ पर बैठकर आप किसी किस्म की कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं या आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो वो जगह भी जैसे स्कूल, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, उसके बाद लॉयर ऑफिस हो गया, तो ये सारी जगह मतलब ऑडिट ऑफिस हो गया, ऑडिटर्स का ऑफिस हो गया, तो ये वो सारी जगह जहाँ पर लोग बैठ के जो है वो आपको किसी किस्म की जो है वो चीज़ें ना तो खरीदते ना बेचते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम जगह भी जो है वो आपकी क्या कहलाएंगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे, कि जहाँ पर बैठ के आप लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो प्लेसेस भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज एन एजेंट। अब वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई बंदा जो है वो किसी दूसरे शख्स के बिहाफ पे काम कर रहा है, अब वो जो बंदा काम कर रहा है वो एज एन एजेंट काम कर रहा है, अदर देन एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस। अच्छा, इंडिपेंडेंट स्टेटस वाला एजेंट, उसके अलावा की बात हो रही है, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच। अब वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठ के किसी दूसरे शख्स के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग में कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो कंसाइनी होता है वो बेसिकली क्या करता होता है, कंसाइनर के बिहाफ पर बैठ के जो है वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है सेल परचेज का, लोगों को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की जो प्लेस है वो भी आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। हाँ, इसके अंदर वो कंडीशन ये लगाता है, वो कहता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वो सूरत होगा कि अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंट ना हो, मतलब उसके पास जब वो खुद से तमाम इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट ना हो। कंसाइनर, अगर कंसाइनी है तो वो कंसाइनर से पूछ के सारा कुछ करे, उसके बिहाफ पर ये काम करे, इंडिपेंडेंटली खुद से ना काम कर रहा हो, तो फिर वो आपका जो है वो एजेंट प्लेस भी जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी। अब इसमें वो कंडीशन ये लगाता है कि उसने कहा कि इफ द एजेंट has and habitually exercise any authority to conclude contracts on behalf of the other person or habitually concludes contracts or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely connected without material modification by the person and these contracts are। अच्छा, अब इसमें उसने डिफाइन कर दिया, उसने कह दिया कि वो बंदा जो है वो काम कर रहा है या वो करता आ रहा है, उसकी पास प्रैक्टिस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पर बैठ के फुलफिल कर रहा है, ठीक है, यहाँ आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई जो है वो आउटलेट है जहाँ पर आप चीज़ें जो है वो सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो आउटलेट के ऊपर जो चीज़ें आपकी सेल कर रहे होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर आपकी चीज़ें सेल कर रहा था, वो विदाउट मटीरियल मॉडिफिकेशन जो है वो चीज़ें सेल कर रहा है। मसलन जैसे ही जो है वो फैक्ट्री से चीज़ें बन के आती हैं, वो एज इट इज़ उनको आगे जो है वो सेल करता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बगैर किसी जो है वो चीज़ के अंदर मतलब कोई चीज़ ऐड लेस किए बगैर वो एज इट इज़ उनको सेल करता है। मसलन आप बाटा की जो है वो शॉप पे जाएंगे तो बाटा की जो शॉप है से आपको रेडीमेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, फैक्ट्री से जैसे बन के आती है वो उनकी ब्रांच पे वहाँ पर वैसे ही सेल हो जाती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो वो प्लेस, वो ब्रांच ऑफिस भी आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। अच्छा, अगर वो तो अगर यहाँ पर ये आ जाता है कि ये तो बाटा की जो है वो ब्रांच है, अगर बाटा की ब्रांच ना हो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उनका जो है वो एज एन एजेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर उनकी ब्रांच नहीं है, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे अपनी चीज़ें दे, मैं आपकी चीज़ें जो है वो कमीशन बेसिस पे सेल करूंगा, तो अगर तो मैं कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड एजेंट हूँ, ठीक है, तो फिर मेरी वो जो प्लेस होगी वो कंपनी के लिए क्या कहलाएगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी अंडर द फॉलोइंग दीज 3 कंडीशन। कौन? इन द नेम ऑफ, वो ये कहता है कि दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ द पर्सन, फॉर सेकंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ और फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड by that enterprise or that the enterprise has the right to use, और नंबर सी वो कहता है फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ बाय दैट पर्सन। अच्छा, इसमें उसने कहा है कि वो बेसिकली वो कहता है कि इसमें वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट शामिल है जिसके अंदर आप चीज़ों की ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। मसलन आप जो है वो लोगों को ये ऑथोराइज करते हैं, मसलन अगर आप किसी ब्रांच से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ब्रांच वाले आपको वो चीज़ें सेल करते हैं, तो ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हायर की किसी
प्रोडक्ट को मैं जो है वो किसी आबिद मार्केट से अगर खरीदने जाऊंगा तो वहाँ पर जो उनके डीलर ऑथोराइज जो है वो डीलर्स बैठे हुए हैं वो बेसिकली उस चीज़ की जो है वो राइट्स मुझे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब वो राइट्स जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, हायर कंपनी के बिहाफ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खुद से तो नहीं कर रहे। तो इस तरह की वो तमाम जगह भी जो है वो आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में आ जाती हैं कि जहाँ पर आपका जो एजेंट है वो बैठ के काम कर रहे होते हैं और उन एजेंट को आपने इख्तियारात दिए हुए हैं कि वो चीज़ों की जो ऑनरशिप है, चीज़ों के जो राइट्स टू यूज़ है वो ट्रांसफ़र कर दें बाहर की तरफ। सेकंड जो है वो एजेंट के लिहाज से वो सेकंड बात वही कहता है कि उसने कहा कि एजेंट के पास जो है वो हैज़ नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन अ स्टॉक इन ट्रेड और अदर मर्चेंडाइज फ्रॉम विच द एजेंट रेगुलरली डिलीवर्स द गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। वो ये कहते हैं कि जो एजेंट की प्लेस है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगी। पहली बात ये है कि वो जो है वो आपके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो कंक्लूड कर रहा है, उसको कंक्लूड का मतलब उनको फुलफिल कर रहा है। और नंबर सेकंड ये कि वो अपने जगह पर जहाँ पर वो स्टॉक भी कैरी कर रहा है। मसलन ऐसी प्लेस भी जो है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में आएगी जहाँ पर एजेंट आपके बिहाफ पर आपके कहने पर अपने पास स्टॉक जो है वो महफूज रखता है और उस स्टॉक में से जो है वो आगे कस्टमर को चीज़ें डिलीवर करता है, ठीक है। तो वो प्लेस भी आपकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगी। तो मैंने अभी आपको मिसाल दी आबिद मार्केट की जहाँ पर हायर कंपनी जो है वो अपने ऑथोराइज डीलर्स को जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने एसी बाय करना है तो आप हायर कंपनी से बाय नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पर मार्केट में जाएंगे, जो उनके ऑथोराइज डीलर्स हैं उनसे वो चीज़ जो है वो खरीद लेंगे। कंपनी ने उनको ऑथोराइज किया हुआ है कि कंपनी के बिहाफ पर वो क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ वो क्लियर करता है, जो वो एक्सप्लेनेशन में भी वो कहते हैं कि फादर रिमूवल ऑफ डेट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एन एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन एक्टिंग एक्सक्लूसिवली और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन टू विच इट इज़ एन एसोसिएट। वो कहता है कि यहाँ पर जो है वो रिमूवल ऑफ डेट से रिलेटेड कि अगर किसी के आपने डेट्स रिमूव करने, इसमें वो क्लियरली कहता है कि कोई भी ऐसा एजेंट जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है उसको आप जो है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, उसकी प्लेस को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर नहीं लेके आएंगे कि जहाँ पर जो है वो मतलब एजेंट के पास मुकम्मल इख्तियारात है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी से एक चीज़ खरीद के लेके आता हूँ, अब आके मैं अपने पास जो है वो चीज़ों को रख के आगे बेचता हूँ, तो अब कंपनी जिम्मेदार नहीं, अब मैं खुद जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें खरीदी और खरीद के आगे सेल करनी है, ठीक है। अगर कंपनी की आउटलेट है, ठीक है, तो फिर उस सूरत में वो कंपनी जिम्मेदार है, ठीक है। तो फिर एजेंट जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार है। तो यही वो कहता है कि अगर कोई एजेंट इंडिपेंडेंट नेचर का होगा जो माल जब वो सामान कंपनी से खरीद लेता है उसके बाद जब फर्दर आगे वो फिर इसको ट्रांसफर करेगा, तो इस सूरत में कंपनी नहीं बल्कि वो एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो फुलफिलिंग का जिम्मेदार होगा, कंपनी इसमें जिम्मेदार नहीं होगी। या अगर उसमें कोई डेट इन्वॉल्व होगा तो वो इंडिपेंडेंट एजेंट इन्वॉल्व होगा, कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए जरूरी है कि आपका जो एजेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट होना चाहिए कि कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो मुकम्मल जो है वो काम कर रहा हो, ठीक है। जो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है कि एनी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और अदर एसेट और प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ एक्टिंग गिविंग राइज टू एन इनकम। कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर आप अपने जो है वो कोई सब्सिक्वेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं और वो इक्विपमेंट इंस्टॉल करने से या वहाँ पर आप जो मशीनरी इंस्टॉल किया वहाँ से जो है वो आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है, ठीक है। मसलन आपकी जो साइट होती हैं डिफरेंट जो है वो आपकी सब ऑफिस होते हैं, ब्रांच ऑफिस होते हैं, ठीक है। अगर एक जो है वो फैक्ट्री काम कर रही है तो फैक्ट्री जो है वो किसी जगह पर अपना सब यूनिट लगाती है, तो वो जो सब यूनिट जहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया वो सब यूनिट भी उनका जो है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगा क्योंकि उसकी मदद से वो भी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी इनकम में उस जगह से भी इजाफा हो रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर आप कोई जो है वो अपने यूनिट्स या अपने जो है वो एसेट्स इंस्टॉल करते हैं और उनकी वजह से उस जगह पर एसेट लगाने से आपकी अर्निंग के अंदर जो है वो इजाफा होता है, तो वो भी आपकी प्लेस जो है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगी। नंबर जी वो कहता है कि अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज यूज्ड और मेंटेन्ड बाय अ पर्सन इफ द पर्सन और एन एसोसिएट ऑफ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस दैट एट दैट प्लेस और एट अनदर प्लेस इन पाकिस्तान। कि अब फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो आपका फिक्स प्लेस है मतलब, ठीक है, और मेंटेन्ड बाय अ पर्सन इफ द पर्सन और एन एसोसिएट ऑफ पर्सन कैरीज ऑन द बिजनेस एट दैट प्लेस। कि कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई फिक्स प्लेस जहाँ पर आप अपने बिजनेस को जो है वो मेंटेन करते हैं या उस
बिजनेस का या उस एसोसिएशन का कोई एसोसिएट पर्सन भी जो है वो अगर कोई प्लेस मेंटेन करेगा और वहां पर बैठ के वो उस जो है वो बिजनेस के बिहाफ पर जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो प्लेस भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? पहली कि दैट प्लेस और अदर प्लेस कंस्टिट्यूट्स अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सन और एन एसोसिएट ऑफ द पर्सन अंडर दिस सब क्लास। वो ये कहता है कि वो जो प्लेस है, ठीक है, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या उस एसोसिएट ऑफ पर्सन की जो प्लेस है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी कि अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी उस बिजनेस के साथ। बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन और एन एसोसिएट ऑफ द पर्सन एट द सेम प्लेस और एट मोर देन वन प्लेस कंस्टिट्यूट complementary functions that are part of cohesive business operation। वो ये कहते हैं कि वो जो प्लेस है वो जहाँ पर आप बैठ के बिजनेस कर रहे हैं उसका जो है वो लिंक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उस जो मतलब बिजनेस के साथ या उस बिजनेस के फंक्शंस के साथ होना चाहिए जो कि आपका प्राइमरी प्लेस है। मसलन अगर आप जो है वो आपका एक जो है वो फैक्ट्री ऑफिस है, तो फैक्ट्री जो है वो वहाँ पर बैठ के आपने जो एक पूरा प्लांट लगाया हुआ वहाँ पर बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो आपने एक जो है वो किसी और सिटी में एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ जहाँ से आप रॉ मटेरियल तैयार करके इधर लेके आ रहे हैं, तो वो प्लेस जो है वो अगर तो वो खुद बंदा रन कर रहा है या उसका कोई एसोसिएट उसको रन कर रहा है, तो उसको जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आप शामिल कर लेंगे उस सूरत में जबकि वो जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो कम्प्लीटली इस बिजनेस के साथ जो है वो लिंक करके परफॉर्म कर रहा है। अगर वो वहाँ पर कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा है जो कि इस बिजनेस को डायरेक्टली लिंक नहीं करती, तो वो फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बाहर चल जाएंगे। ठीक है जी। अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर वो कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ द डेट इट इज क्लैरिफाइड दैट, ठीक है, इनको उसने जो है वो मजीद डिफाइन कर दिया जैसे हमने लास्ट में एक पढ़ा था कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन। वो कहता है कि द टर्म कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूड्स an overall arrangement for the supply of goods, installation, construction, assembly, commission, guarantees, all supervisory activities and all or principal activities are taken or performed either by the person or the associate of the person। वो कहते हैं कि जो कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है उससे मुराद बेसिकली जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब ठीक है, इंस्टॉलेशन है, कंस्ट्रक्शन है, असेंबलिंग है, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आप चीज़ें या तो प्रोवाइड कर रहे हैं या आप जो है वो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई असेंबल कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पर बैठ कर आप कर रहे हैं। और नंबर बी वो कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड द गुड्स इम्पोर्टेड इन द नेम ऑफ द एसोसिएट और बाय एनी अदर पर्सन वेदर और नॉट द टाइटल ऑफ गुड्स पोजेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। वो ये कहता है कि कोई भी जो है वो इसके अलावा जो है वो एक तो ये कि जहाँ पर बैठकर आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सारी जगह, प्लस अगर आप जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट भी आपके जो है वो मतलब नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें टाइटल ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है वो मतलब जो है वो कोई रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा के जो है वो यूज़ करेंगे तो वो रॉ मटेरियल भी बेसिकली जो है वो आपने ही यूज़ करना है। तो अगर वो पर्सन जो है वो बंदा जो एसोसिएट है आपका, अगर वो आपके बिहाफ पर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो वो अल्टीमेटली यूटिलाइज तो आपकी बिजनेस में होनी है, तो वो प्लेस भी जो है वो आपकी जहाँ पर वो चीज़ें इंपोर्ट करके गोदाम में जो वो रखेगा वो प्लेस भी आपकी जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शामिल कर ली जाएगी। तो ये था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो सारा पॉइंट। इसके अंदर अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इससे मुराद जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसी जगह जहाँ पर बैठ के आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, उसके अलावा रन करने के साथ साथ जो बिजनेस की जितनी भी एसोसिएट एक्टिविटीज़ है वो बैठ के परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी प्लेसेस, ठीक है, वो मोर देन वन प्लेसेस हो सकती हैं, वो मतलब आप डिफरेंट सिटीज़ में बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो वो सारी जगह जहाँ पर बैठ कर आप बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो फुलफिल करते हैं, कंक्लूड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी की सारी प्लेसेस जो है वो इन शॉर्ट आपकी क्या कहलाती हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाती हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई फर्दर आपका पॉइंट हुआ तो मज़ीद मुझे जो है वो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अपने जो है वो क्वेश्चन से लाजमी आगाह करते रहिए कि मैं इंशाल्लाह जो है वो उस पर आपकी मज़ीद रहनुमाई होगा। कल इंशाल्लाह जो है वो हम इससे ज़्यादा इससे आगे जो है मज़ीद जो है वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे अल्लाह हाफिज़।